हेलो। तो देखिए ये एलन के टेस्ट सीरीज का है ना, एक एलन के टेस्ट सीरीज का फिजिक्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने करवा दिया था कितने तक, 24 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, ये 25 से हमारा स्टार्ट है ना, 25 से लेकर के 45 नंबर तक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 25 नंबर। ठीक है, देखो 25 नंबर में क्या है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इन ऑर्डर 25 नंबर में है, इन ऑर्डर टू राइज ए मास ऑफ 100 kg, है ना, ए मैन ऑफ 60 kg फर्स्टेंस ए रोप टू इट पास ओवर अ स्मूथ पुली, है ना। कुछ इस तरह से होगा कि 100 kg ब्लॉक को उठाना है ना, 60 kg का पर्सन है और एक पुली से उसको मतलब कि बांधा होगा, है ना, और उस रस्सी पे वो चढ़ रहा है। ये क्लाइम द रोप ऑफ द एक्सेलरेशन 4.5 g। ये देखो यहाँ पे ध्यान देखना है क्या है, रिलेटिव टू द रोप। मतलब ये जो 5/4 एक्सेलरेशन है ना, ऊपर की तरफ, ये किसके रिस्पेक्ट में है? रोप के रिस्पेक्ट में है। तो हमें बताना है कि टेंशन उस रोप में कितना होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैं इसका एफबीटी डायग्राम कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, कैसा होगा देखो, तो कुछ इस तरीके से होगा कि एक पहले तो हम लोग बनाते हैं क्या, एक पुली होगा, एक पुली मैंने बनाया है। इस पे क्या होगा कि एक साइड क्या होगा, एक साइड मैन इस पे क्लाइम कर रहा होगा। ठीक है, मैन इस पे क्लाइम कर रहा होगा और दूसरी साइड क्या होगा, एक ब्लॉक रखा होगा कितने केजी का, 100 kg का, है ना। तो ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, 100 kg का ब्लॉक इस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पुली है, स्मूथ पुली है ना। तो ये इसको खींच रहा हो। अब देखिए क्या है इसमें कि ये जो मैन है ना, ये क्या कर रहा है कि ये ऊपर रस्सी पे ऊपर चढ़ रहा है। तो जब रस्सी पे ये ऊपर चढ़ेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इस पे आएगा। ठीक है, तो ये रस्सी पे ये इधर जोर लगा के वो ये ऊपर चढ़ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ मैन क्या दिया हुआ है, 5/4 g। ये बात गलत है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ मैन नहीं दिया हुआ है, क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप कितना है, 5/4 × g। तो ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, मैन का मास कितना है, तो मास ऑफ, अगर हम लोग मैन स्मॉल m लिखे तो कितना है, 60 kg, और मैन मास ब्लॉक का मास है कैपिटल M, हम लोग लिखे तो कितना होगा, 100 kg। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम लोग अगर ब्लॉक का देखें एफबीटी, तो क्या होगा कि जब मैन ऊपर रस्सी को खींचेगा, है ना, तो जब खींचेगा तो रस्सी में टेंशन आएगी और वही टेंशन ये ब्लॉक पे लगेगा, टी ऊपर की तरफ, और नीचे ब्लॉक पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा नीचे ब्लॉक पे। कौन सा लगेगा, ये नीचे वाले पे mg। तो हम लोग अगर ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे, अच्छा ये ब्लॉक क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो रस्सी को आदमी नीचे खींचेगा, है ना, इस रस्सी को नीचे खींचेगा तो ये रस्सी नीचे आएगी। अच्छा, रस्सी के लिए मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो जब रस्सी को ये खींचेगा, ठीक है, तो ये रस्सी क्या होगा, ये रस्सी नीचे आएगी, ये रस्सी नीचे आएगी, है ना, ये रस्सी नीचे आएगा। कितने एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन रस्सी का जितना होगा उतने एक्सेलरेशन से, जितने एक्सेलरेशन से ये रस्सी नीचे आएगी, ठीक हो, यही रस्सी तो है ना ये, और इस साइड उसके अपोजिट साइड रस्सी क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो उतने ही एक्सेलरेशन से क्या होगा, जितने एक्सेलरेशन से रस्सी नीचे जाएगी उतने ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। डायग्राम में क्लियरली मैंने बना दिया है। ठीक है, तो जितने से रस्सी ऊपर जाएगी उतने से ब्लॉक भी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 100 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, रस्सी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। अब देखो पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन T सब जगह बराबर होगा, रस्सी एक है तो अगर रस्सी एक है तो टेंशन भी बराबर सब में सेम होगा, है ना। T - 100, है ना, और इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किधर होगा, ऊपर की साइड होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ रोप, क्योंकि जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन है वही रोप की एक्सेलरेशन है, कि जितने से रस्सी ऊपर जाएगी उतने से ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रोप, है ना, या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी लिख सकते हो। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं इस साइड, मैन ऊपर चढ़ रहा है ना, तो एक इक्वेशन में मैन के लिए बना लेता हूँ, क्या, टेंशन T बराबर होगा, और ये ऊपर जा रहा है ना, तो T - 60 × G बराबर
m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ठीक है। अब इस दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, बस इसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बना है, वेरिएबल कितने हैं, 3, एक्सेलरेशन रस्सी का वेरिएबल है, एक्सेलरेशन मैन का वेरिएबल और टेंशन वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, एक हमें और बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो हमें रिलेशन दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, कि रस्सी का एक्सेलरेशन ऑफ मैन का एक्सेलरेशन क्या है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा देखो ध्यान से देखना, है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक और अलग कलर पेन यूज कर रहा हूँ खासकर इसी के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि क्या हुआ है इसमें, एक सेकेंड, ध्यान से देखना कि क्या हुआ होगा, ठीक है। मैं कौन सा कलर यूज कर लेता हूँ, ग्रीन, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एक्सेलरेशन में रिलेशन लिख रहा हूँ, है ना। तो देखो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, देखो मैन ऐसे लटका है ना, एक सेकेंड, मैन इस रस्सी में लटका होगा, है ना, इस रस्सी में ऊपर खींच रहा होगा इस रस्सी को, ये रस्सी इस जहां पे मैन लटका हुआ वो रस्सी वहां पे कितने कहां जाएगी, वो रस्सी नीचे जाएगी, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ रॉप। मैन किधर जाएगा, मैन एक्सेलरेशन ऑफ मैन किधर है, ऊपर के साइड। तो मैं अगर यहाँ रिलेटिव, अच्छा अब दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रॉप कितना दिया हुआ है, 5/4 इंटू जी, ये दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रॉप 5/4 इंटू जी। अब इस रिलेटिव एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप बराबर 5/4 इंटू जी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ रॉप, इसमें तो पता है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं क्या, एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं ना, तो इसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ मैन किधर है, ऊपर, है ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ऑफ रॉप होगा, है ना, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ, मैं पूरा मिटा के लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रॉप को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रोप। और एक्सेलरेशन ऑफ रोप इस वाले पॉइंट किधर है, जहां पे मैन लटका हुआ है उधर किधर है, नीचे के साइड, है ना। तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉप, है ना, बराबर 5/4 इंटू जी। तो यहां से हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ मैन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप बराबर 5/4 इंटू जी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ मैन चाहिए, है ना, या एक्सेलरेशन ऑफ रोप, किसी को रिप्लेस कर लो। तो एक इक्वेशन तुम बना लेना, कौन सा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ मैन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉप, ठीक है। अब इस वाले चीज को मैं एक्सेलरेशन ऑफ रॉप से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा इक्वेशन बन गया, है ना, 3 इक्वेशन बन गए, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तुम लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेना, है ना, और सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट पे बनाना। कैसे सॉल्व करोगे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले क्या करना, देखो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम नीचे इस वाले इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस 60g बराबर एक्सेलरेशन ऑफ मैन को मैं रिप्लेस कर दूंगा कितना, 5/4g, है ना, 5/4g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉप, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रॉप मिल जाएगा, ठीक है ना, या तो टेंशन मिल एक्सेलरेशन ऑफ रॉप मिल जाएगा ना, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो उसके बाद फिर टेंशन तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर, एक सेकंड देख ले रहा हूं मैं, इसका आंसर कितना है, 1218 न्यूटन, है ना। इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 1218 न्यूटन, है ना। तो मुझे ये सॉल्व करके तुम लोग कमेंट में बताना तुम्हारा आंसर आया है कि नहीं आया है ना। मैं ये छोड़ रहा हूं तुम लोगों पे, है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मैंने सब कर दिया, खुद से सॉल्व करो इसको, ठीक है। और उसके बाद बताओ आंसर आया है कि नहीं आया, ठीक है। अगर इतने के बाद नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है तुम लोग कॉमेंट करोगे कि नहीं करोगे। तो ये हमारा कौन सा था, 25 नंबर का आंसर कितना आया, 1218 न्यूटन, ठीक है। चलिए 26 पे चलते हैं। 26 देखो क्या है, 26 क्या है, एक रोप है, ठीक है। वो क्या है, एक रोप नहीं, 26 नंबर क्या है, अ हैवी ब्लॉक ऑफ मास m हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ ए रोप ऑफ द मास स्मॉल m, लेंथ इसका l है, लेंथ l मान लेते हैं, कनेक्टेड टू सेलिंग, एक सेलिंग से लटका हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन टेंशन
टेंशन इन द रॉप एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेलिंग। ये जो x डिस्टेंस है किधर से है, सेलिंग से है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है, कुछ ऐसा है, एक सेलिंग होगा, ठीक है, ये सेलिंग होगा और इस सेलिंग में लटक रही है भाई एक m मास की ब्लॉक, है ना, ठीक है। इस सेलिंग में क्या लटक रही है, एक m मास की ब्लॉक लटक रही है जिसका मास क्या है, कैपिटल M है ना, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग। अब देखो इसमें क्या है ना कि जनरली क्या होता है कि जो रस्सी होता है जिससे ब्लॉक अटैच्ड होता है ना, वो रस्सी क्या होता है, मासलेस होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, रस्सी का भी मास दिया हुआ है। अब देखो कैपिटल M किसका मास है, तो कैपिटल M जो है ये ब्लॉक का मास है। स्मॉल m किसका मास है, तो स्मॉल m इस रस्सी का मास है ना, ठीक है। तो हमें टेंशन कहाँ बताना है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। टेंशन कहाँ बताना है, x डिस्टेंस फ्रॉम सेलिंग। सेलिंग से मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, x, है ना। तो यहीं से हमें बताना है कि कितना टेंशन आएगा। तो सिंपल अब देखो ये ब्लॉक रुका हुआ है ना, है ना, तो टेंशन बराबर क्या होगा, जितना वेट यहाँ पे, अच्छा देखो मैं इसको रस्सी को फिर से मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये कितना होगा, x होगा। और इसके नीचे मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे क्या है, एक मासलेस रस्सी है ना, ठीक है, मासलेस रस्सी है। मैंने अपने मन से जोड़ा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये आ गई तुम्हारी इसके नीचे वाली रस्सी, ठीक है, और ये ब्लॉक, है ना। अब देखो क्या है कि इस वाले डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस एक्स, यही होगा ना, l माइनस एक्स, रेड वाली का l माइनस एक्स, ऊपर वाले नीले वाले का x, और ये इसका मास क्या है, कैपिटल M। हमें टेंशन निकालना है ना, तो मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, यही है ना जिसको मैंने मासलेस रस्सी अपने मन से जोड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ टेंशन निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ का टेंशन कितना होगा, तो यहाँ का टेंशन कितना होगा, इतना वेट जो इसके नीचे का वेट होगा, है ना, बराबर हम mg कर देंगे तो वही हमारा टेंशन आ जाएगा। तो हमें बस इस नीचे का वेट बताना है। तो देखो इस वाले बड़े वाले ब्लॉक का वेट कितना होगा, बड़े वाले ब्लॉक का वेट कितना होगा, mg। हमें निकालना है कि t माइनस एक्स का वेट कितना होगा, है ना। तो देखो l अगर लेंथ है ना, अगर l लेंथ है, l लेंथ का मास क्या है, स्मॉल m, है ना। तो यूनिट का क्या होगा, एक का होगा m बाई एल। तो l माइनस एक्स का कितना वेट होगा, l माइनस एक्स का कितना होगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, है ना। तो ये हमारा वेट आ गया l माइनस एक्स का। तो हमें क्या निकालना है, टेंशन। तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, इसका मास कितना होगा, कैपिटल M इंटू जी, प्लस इस l माइनस एक्स का वेट कितना होगा, इतना, है ना। तो m स्मॉल m, है ना, ये स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ठीक है। तो तुम इसी फॉर्म में आंसर है हमारा, है ना, है मिल मैच कर रहा है। तो ये हमारा मैच कर रहा है कौन सा, तो तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैच कर रहा है क्या, सेकंड वाला ऑप्शन, है ना। एक तो mg प्लस, अब देखो इसने क्या किया है कि l को अंदर ले गए, है ना। तो l को तुम अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा ना, ये कैपिटल M, ये हो जाएगा l माइनस एक्स अपॉन l इंटू एम जी, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। 26 नंबर हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो 27 नंबर क्या है, 27 नंबर में है अ फोर्स, एक फोर्स लग रहा है F बराबर KT अप्लाइड टू ए ब्लॉक A शो इन द फिगर where t is the time in second and force is applied at time t is equal to 0, है ना। तो when the system was at rest, which of the following graph correctly give the frictional force on the block as a फंक्शन ऑफ टाइम। तो बता रहा है कि जब तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, जैसे तुम यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे तुम फोर्स लगाओगे, है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है भाई, म्यू की वैल्यू कुछ होगी, है ना, स्मूथलेस सरफेस नहीं है। तो जब तुम ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, लेकिन एकदम से आगे नहीं जाएगा, है ना। कुछ तो जब जितना फोर्स फ्रिक्शन पीछे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे, वो कितना लग रहा होगा, एफ लिमिटिंग के बराबर। तो जब तुम एफ लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स लगाओगे, है ना, तभी तो ये ब्लॉक आगे जाएगी। जब तक एफ लिमिटिंग के बराबर फोर्स होगा तब तक ये ब्लॉक क्या होगी, रुकी हुई रहेगी, है ना, ठीक है।
तो अब देखो हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, स्पेशली जब तक रेस्ट पे लगेगा, है ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन देखो कैसा आएगा, देखो फोर्स लगाओगे, अब जब मान लो कि तुमने, अच्छा मान लेते हैं कि, मान क्या लेता हूं मैं इस वाले केस में कि ये जो एफ लिमिटिंग की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, मतलब जब तुम 100 न्यूटन लगा दोगे, है ना, मैक्सिमम फोर्स लगा दोगे, है ना, तो ये एफ लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। और एफ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इससे कम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और इससे कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ लिमिटिंग। जब तुम एफ लिमिटिंग लगा दोगे, 100 न्यूटन लगा दोगे, है ना, तो इससे थोड़ा सा कम होगा लिमिटिंग और काइनेटिक, मतलब 98 और 99। तो ये ब्लॉक को चलना ही है, मतलब हमें क्या करना है, एफ लिमिटिंग के फोर्स से थोड़ा सा कम फोर्स लगाना है, तब तक ये ब्लॉक, कब तक? जब तक ये ब्लॉक रुका रहे। तो जब तुम मान लो कि तुम पहले लगाओगे 1 न्यूटन, टाइम टी इक्वल टू, जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगा, 1 न्यूटन नहीं चलेगा, 2 न्यूटन नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 4 5 6 ऐसा कर करके तुम टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। तुम पहुंच गए कितने पे? काइनेटिक के बराबर या स्टैटिक के बराबर, 98 पे पहुंच गए, है ना। तो जब तुम 98 के बराबर फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। तो देखो ऐसा ग्राफ हमें कौन सा दिख रहा है? 27 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? एक सेकंड, एक तो फर्स्ट, सेकंड, एक और देख लो इसमें कौन सा ग्राफ है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो देखो फोर्थ वाला तो 100% रॉन्ग है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स बढ़ा है और फिर बोल रहा है ऐसा कुछ ग्राफ नहीं होगा ना। देखो थर्ड वाला, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन क्या होता है फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में। देखो थर्ड वाला आंसर इसलिए नहीं होगा कि ये जो फोर्स की जो वैल्यू बढ़ी है ना, ये फोर्स की वैल्यू बोल रहा है वहां पे बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाएगा ना, और फिर बाद में क्या है कि बाद में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब ये वाली जो वैल्यू हो गई कहीं ना कहीं ये वाली लिमिटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एफएल को। जब तुम एक बार एफएल 2 दे दोगे ना तो ब्लॉक को चलना तय है ना। तो ये वाला गलत रहेगा, ये रुकने का कंडीशन नहीं है, ब्लॉक इसके बाद क्या होगी? चलने लगेगी, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पे इतना लगेगा फोर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लगने लगेगा फोर्स, है ना, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने ही लगेगा, ठीक है। तो रुकने के लिए इतना ही फोर्स चाहिए, ठीक है, इससे तुम ज्यादा लगा दोगे तो ब्लॉक मूव करने लगेगी। तो ये हो गया 27 नंबर। चलते हैं 28 पे। 28 क्या है? ठीक है, 28 नंबर हमारा क्या है? एक डायग्राम दिया हुआ है, कंसीडर ए ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट स्ट्रिंग शो इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फोर्स कंट्रीब्यूट न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा न्यूटन्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट कौन न्यूटन लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि हर एक इक्वल फोर्स का क्या होता है कि जितना फोर्स तुम लगाओगे, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट तो होता ही है, लेकिन उसमें और हमें क्या ध्यान रखना है कि इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है कि मतलब कि तुम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे, है ना, तो डिफरेंट बॉडी पे। इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? एक ही बॉडी पे नहीं, डिफरेंट बॉडी पे लगता है, और दोनों का नेचर कैसा होता है? अपोजिट। तो हमें 3 चीज का ध्यान रखना है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, और दोनों का नेचर कैसा होगा? अपोजिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो फोर्स with which a string pull on the ceiling and the force in which a string pull on the block, है ना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर हम इसको सिस्टम माने, है ना, तो बोल रहा है कि ये फोर्स सेलिंग और फोर्स विच स्ट्रिंग पुल ऑन द सेलिंग, मतलब कि ये जितना पुल करेगा इसको, ठीक है, उतना ही फोर्स विद विच स्ट्रिंग पुल ऑन द ब्लॉक, उतना ही फोर्स से क्या करेगा? ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को पुल करेगा। देखो इसमें फोर्स तो सेम है ना, टेंशन सेम है ना, ठीक है, लेकिन टेंशन का नेचर सेम है क्या? एक देखो टेंशन हमेशा क्या लगेगा? ऊपर के साइड, है ना, मतलब इसमें नेचर अलग अलग नहीं है। दूसरा हम इसको सिस्टम ही मानेंगे तो दोनों एक ही बॉडी है ना, कनेक्टेड है आपस में, तो मतलब कि दोनों बॉडीज भी अलग नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग, ठीक है। दूसरा क्या है? फोर्स विथ विच स्ट्रिंग पुल ऑन द ब्लॉक एंड वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना, ये भी दोनों एक ही सिस्टम, एक ही बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ। अब इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा ना, ऊपर टेंशन लग रहा होगा ना, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू द अर्थ, अर्थ अपनी तरफ इसको, सॉरी टेंशन नहीं, अर्थ अपनी तरफ इसको किससे खींच रहा होगा? mg से, ठीक है। एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड ब्लॉक एक्सर्ट ऑन द अर्थ, और ब्लॉक भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो देखो फोर्स कैसा है? इक्वल है, अपोजिट नेचर है, और दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 28 नंबर का 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
29 नंबर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एंड 2 kg ब्लॉक पुश बाई फोर्स एफ। अब 2 kg ब्लॉक को ऐसे एफ इंक्लाइंड प्लेन जो है उसके पैरेलल एफ फोर्स लगा के क्या किया गया, ढकेला गया है ना। इफ एन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द बी एंड ए। तो देखो इन दोनों के बीच, है ना, बी और ए के बीच में कोई कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा होगा, है ना, जहां पे कॉन्टेक्ट है वहां पे नॉर्मल लग रहा होगा। तो हमें बताना है कि बताओ भाई फोर्स क्या होगा और नॉर्मल क्या होगा, है ना, ठीक है। तो देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको चलो दूसरे पेज पे कर लेते हैं। क्या है इसमें, क्या है देखो, ये अच्छा देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, है ना, ये 30 डिग्री पे है ना, ठीक है। तो नीचे के साइड mg sin थीटा लग रहा होगा ना, दोनों पे mg sin थीटा। तो देखो 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा, तो mg sin थीटा, तो mg कितना होगा 2 kg के लिए 20 और sin 30 मतलब 1/2 मतलब 10 न्यूटन। तो 2 kg ए वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन, बी वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा mg sin थीटा। तो बी का मास कितना है 4 kg 40 और sin थीटा 1/2 मतलब 20 न्यूटन। अब देखो क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो हमें जल्दी करना होता है। आप ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बनाओगे, फिर यहाँ फोर्स लगाओगे, फिर यहाँ नॉर्मल है, थोड़ा दिक्कत होगा। क्या करते हैं हम लोग इसको, हम क्या मान लेते हैं कि इंक्लाइन के जगह हमारा कैसा था, ऐसा ही था, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा ही था। इस पे 2 ब्लॉक रखे हुए थे, एक 2 kg का और एक 4 kg का। अब देखो दो इधर से हम ढकेल रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं फोर्स से, है ना। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ए वाला जो ब्लॉक है बी वाले पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल पहले देखो बी जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इस पे फोर्स नॉर्मल इधर लग रहा होगा, है ना, 4 kg बी वाले ब्लॉक पे, और जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही ये इधर लगा रहा होगा, मतलब इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा। मैंने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। अब हमें पता है कि देखो हम बनाते फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब देखो मैंने ए को ए पे एक फोर्स और लग रहा था, कौन, mg sin थीटा नीचे के साइड, है ना, कितना 10 न्यूटन, ठीक है। बी पे एक और फोर्स लग रहा था, क्या, नीचे के साइड mg sin थीटा कितना 20 न्यूटन, है ना। अब देखो हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब देखो तुम देखो एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बोला है क्वेश्चन में, है ना, कि ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ये हमें नहीं बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो सिस्टम है ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की मतलब इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना हुआ था ना, तो मैंने मान लिया कि ये सिस्टम ऊपर की साइड ऐसे जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैं एक एक करके इक्वेशन लिखूंगा, पहले मैं ए के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो ए में क्या हो रहा होगा, मैं फिर से बना ले रहा हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ए में क्या हो रहा है कि फोर्स इधर लगा रहे हैं पैरेलल इसके, ठीक है ना, इधर 10 न्यूटन लग रहा है mg sin थीटा, और मैं मान लिया हूं कि ये ब्लॉक पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं और नॉर्मल इस पे लग रहा है इधर ऐसे, तो मैं ए के लिए क्या लिखूंगा इक्वेशन, देखिए ए के लिए क्या होगा, F माइनस एन, है ना, F माइनस एन बराबर, अच्छा F माइनस एन है, और फिर क्या होगा, देखो इधर वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव माना मैंने, इस वाले को पॉजिटिव माना है तो इधर नेगेटिव होगा, तो माइनस क्या होगा, माइनस का 10 बराबर ए का मास कितना था 2 kg, तो 2 इंटू ए, एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो बी के लिए हो जाएगा, ठीक है, देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो बी पे क्या लग रहा है, तो ये बी है ना, तो बी पे क्या था कि एक तो नॉर्मल लग रहा था, है ना, एफ तो इस पे लग नहीं रहा है बी पे, एफ तो सिर्फ किस पे लग रहा है, एफ तो सिर्फ ए पे लग रहा है ना, और ये एक्सेलरेशन से इधर जा रहा था, तो मैं बी के लिए लिखूंगा क्या, और mg sin थीटा लग रहा था, ठीक है, mg sin थीटा लग रहा था, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा कितना था 20 न्यूटन। तो मैं बी के लिए क्या लिखूंगा, ऊपर जा रहा है ओवरऑल ना, तो क्या लिखूंगा, जिधर जा रहा है उधर वाले फोर्स को पहले लिखूंगा n माइनस का 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन a, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब देखो क्या है कि इस वाले पूरे में, है ना, क्या है कि इस वाले पूरे, सॉरी इस इतना कर लेता हूं मैं, ठीक है, ठीक। तो अब देखो इसमें पूरा क्या है, अब देखो जब तुम ऑप्शन देखोगे इसके, ठीक है, इसका ऑप्शन देखो, तो इसमें देखो ऑप्शन में एफ भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, और हमारे इक्वेशन में देखो डायरेक्ट अगर तुम सॉल्व करोगे ना इसको,
तो दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 3, एफ भी वेरिएबल है, नॉर्मल भी वेरिएबल है और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है ना। तो हमें तीसरा इक्वेशन बन नहीं रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन से एक एक करके ऑप्शन को तुम चूज करो जो तुम्हें अच्छा लगे पहले, है ना, उसकी वैल्यू पुट करके तब नॉर्मल निकालना पड़ेगा। देखो अगर तुम एफ की वैल्यू 0 रखोगे तो हमारा नॉर्मल 10 न्यूटन आना चाहिए। तो जब हम एफ की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, तो अच्छा इससे और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इस वाले दोनों इक्वेशन को। अब समझ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। जो तुम दोनों को सॉल्व ऐड करोगे, ये माइनस प्लस है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एफ, नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर 6 इंटू ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन पहले ऑप्शन के हिसाब से, है ना, f बराबर 0 रख रहा हूँ, नॉर्मल हमारा 10 आना चाहिए। तो जब तुम f 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30 बराबर 6 से, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 30/6 मतलब 5, है ना, माइनस का 5। अब हमें नॉर्मल चाहिए ना, तो मैं इसमें रख रहा हूँ वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो नॉर्मल माइनस 20 बराबर माइनस का 4 इंटू माइनस का 5, है ना। तो यहाँ से नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस का 20, है ना। तो माइनस का 20 उधर जाएगा, प्लस का 20 और माइनस का 20, मतलब नॉर्मल 0 आ रहा है। मतलब हमने जो चेक किया है पहला ऑप्शन वो क्या है, गलत है। हमारा नॉर्मल कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, ऐसे करके एक एक को चेक करना है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, फोर्स कितना है 15 न्यूटन का, है ना, और नॉर्मल कितना आना चाहिए 10। तो मैं दूसरे ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ। तो फोर्स में अगर 15 लिखूं, 15 माइनस 30 बराबर 6a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा, माइनस का 15 बराबर 6a, है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15/6। अब मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा नॉर्मल बराबर 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20, और देखो 4a है ना, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 15/16, तो ये हमें माइनस आएगा, है ना। तो 4 इंटू 15/16 माइनस का। अब देखो इसमें, अच्छा चलो पहले मैं नॉर्मल निकाल देता हूँ। नॉर्मल कितना आया हमारा, 15 चौका 60/6 कितना होगा 10, है ना। तो 20 माइनस 10 बराबर आंसर हमारा आया 10 न्यूटन, है ना। तो हमारा नॉर्मल आ गया कितना, 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन इसमें कितना आया, माइनस 15/16, मतलब ठीक है, तो हमारा इस बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेकंड, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड। ऐसी तरह तुम थर्ड और फोर्थ को खुद से चेक करना, है ना, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम्हारा आंसर थर्ड में अगर 100 न्यूटन आएगा तो मान लो थर्ड ऑप्शन भी सही हो सकता है। फोर्थ भी चेक करना, अगर तुम f बराबर 1 रखने पे अगर तुम्हारा नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन आ रहा है तो फोर्थ भी सही हो सकता है ना। अच्छा क्वेश्चन था 29 नंबर, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, है ना, रिवीजन के पर्पज से नोट्स में इसको ऐड कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 30 नंबर है ना। तो 30 नंबर क्या है भाई, 30 नंबर है कि ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg सो इन द फिगर। फिगर में दिख रहा है कि एक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है ना, 30 डिग्री एंगल पे, है ना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे, और फ्रिक्शन और बॉल के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/4, है ना। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो इसका पहले हम क्या करेंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट कर लेंगे। तो मैं कर रहा हूं कंपोनेंट, इधर x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना, f cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब ये हो जाएगा 100 √3/2। तो ये कितना हो जाएगा 50 √3। अब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जैसे तुम एक ब्लॉक को अगर दीवार के अगेंस्ट पुश करोगे, जैसे बुक रखना अपना एनसीईआरटी, और उसको पुश करोगे, है ना, तो वो क्या करेगा, नीचे गिरना चाहेगा, है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर नीचे गिरना चाहेगा तो किधर लगेगा, बुक पे ऊपर। तो नॉर्मल, ये जो तुम हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हो ना बुक को अगेंस्ट वॉल के, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे जो ये तुम पुश कर रहे हो, इसको जो ब्लॉक पुश कर रहा है ना, तो 50 √3 क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा। अब इसमें देखो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, एक कंपोनेंट किधर आएगा, ऐसे, है ना, मतलब इस पे ऊपर भी एफ फोर्स लग रहा होगा कितना, एफ sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब कि 50 न्यूटन। मतलब इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना, 50 न्यूटन, है ना। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसका। अब देखो इस पे mg भी लग रहा होगा कितना, इंटू जी, 30 इंटू 3 इंटू 3g, मतलब 30 न्यूटन। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें हमें फ्रिक्शनल फोर्स बताना है ना।
तो अब देखो मैं फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। एफ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू 1/4 है और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 50√3। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 25, ये लगभग 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5, और √3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इस कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 5 मान लेते हैं, ठीक है, 21.5 आप करके देखना। देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब ये जो ये कंडीशन है, ठीक है, यहां तक नोट करो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये जो कंडीशन है, सॉरी मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, क्या है कि देखो 21.5। अब जनरली तुम क्या सोचोगे कि ये ब्लॉक है, नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, मतलब जितना जरूरत के हिसाब से होता है ना, जिधर जरूरत रहेगी उधर ही फ्रिक्शन फोर्स आता है। अब देखो इस ब्लॉक का जब मैंने एफबीडी बनाया था, तो इस ब्लॉक में क्या, फिर से मैं बना लेता हूं, ठीक है, इस ब्लॉक का जब मैंने एफबीडी बनाया है तो इसमें क्या है, इधर नॉर्मल लग रहा है ना, ठीक है, इस पे नॉर्मल लग रहा है, इधर इधर फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, है ना, और इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स कितना है, एफ नेट फोर्स कितना है, एफ नेट हम लिखे हैं, एफ नेट तो कितना है 20 न्यूटन, किधर, ऊपर के साइड, ठीक है। तो एफ नेट कितना है 20 न्यूटन उधर के साइड। तो ब्लॉक क्या होगा कि किधर जाना चाहेगा, ऊपर के साइड, है ना। कब जाना चाहता है, जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगता। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स इसमें कैसे आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा ब्लॉक को तुम किधर ढकेलने की कोशिश, 20 न्यूटन का मतलब ब्लॉक को तुम किधर ढकेलने का कोशिश कर रहे हो, ऊपर के साइड। 20 न्यूटन का मतलब ब्लॉक ऊपर, नेट फोर्स अगर 20 न्यूटन ऊपर है, मतलब तुम ब्लॉक को ऊपर ढकेलना चाह रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, नीचे के साइड, है ना। कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकता था 21.5, लेकिन जरूरत कितने का है 20 न्यूटन का, है ना। तो अभी कितना आएगा 20 न्यूटन। बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखो, जिसको डिटेल में पढ़ा होगा ना तो वही क्वेश्चन कर सकता है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इतना मैं बता सकता हूँ, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, वैसे मैं इसको कराऊंगा। फ्रिक्शन अभी एनएलए में स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना, लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स अभी आधा हुआ है, ठीक है, ज्यादा टाइम मिलता नहीं है मेरे को, तो मैं फ्रिक्शन एनएलएम और फ्रिक्शन बताऊंगा, तो उसमें एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल क्या आ रहा है कि जितना जरूरत होगा उतना ही आएगा, मतलब अभी 20 का जरूरत है तो 20 का आएगा, किधर आएगा, तो ऊपर ज्यादा लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें नीचे लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन, है ना। तो देखो इसका 2 ऑप्शन तो उधर था, 2 ऑप्शन इधर है, मतलब कि कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 30 नंबर क्वेश्चन था, है ना। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन किधर आएगा, नीचे के साइड। मैं डायरेक्शन भी ऐड कर देता हूँ, है ना। एक इसमें और हो सकता था ऑप्शन, क्या 20 न्यूटन ऊपर के साइड, तो वो गलत हो जाता है हमारा, है ना। तो इसमें कितना आएगा 20 न्यूटन नीचे के साइड, ठीक है। चलिए 1 नंबर में टू स्मॉल आइडेंटिकल ब्लॉक्स, है ना, मतलब कि ब्लॉक का मास सेम होगा। अगर इसका m है ना, तो इसका भी मास क्या होगा m, आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली शो। एक रस्सी से बना हुआ है ना। तो पहली बात तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें भी टी होगा और इसमें भी टी होगा, टेंशन तो बराबर ही होगा, एक रस्सी है तो। व्हेन द सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर इसको रेस्ट से रिलीज करें तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा सही, ठीक है। देखो जब इसको रिलीज करेंगे, है ना, तो ये नीचे आना चाहेगा, है ना। ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं पता, है ना। हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो टी है ना, इस टी का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर ये थीटा मान रहे हो, है ना, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं, अगर ये थीटा मान रहे हो तो ये कितना होगा टी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल वाला क्या होगा टी साइन थीटा। तो देखो एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए टी कॉस थीटा को कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ए वाली जो ब्लॉक है वो एक्स डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही करेगा, मतलब ए जो है बी से क्यू की तरफ आएगा। अब चलो इतने से हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्लॉक ए एंड बी डू नॉट मूव, तो ये तो गलत हो गया ना, मूव तो कर ही रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक ए लीव कॉन्टेक्ट एट पॉइंट पी, बोल रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है पी पे ही लीव कर जाएगा एंड मूव टुवर्ड्स द पुली अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब कि यहाँ से लीव करके पी से ये वर्टिकल अप मतलब मूव करने लगेगा, है ना, ठीक है। तीसरा अब देखो होगा क्या, अब चलो हम लोग ऑप्शन ये करते हैं ना, मूव करते हैं आगे। अब देखो ये जो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा है, अब ये क्या है कि हम तो मैंने बता दिया कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ए वाली ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी तो क्या होगा कि कॉस थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, ध्यान से देखो।
तो जब ये Q की तरफ आएगा तो cos थीटा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। देखो जब ये Q पे आ जाएगा, जब ये ब्लॉक Q पे आ जाएगा ना, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, Q वाले पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये रस्सी सीधी हो जाएगी। रस्सी सीधी हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो cos थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0, मतलब x डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, 0, तो सिर्फ बचेगा क्या, वर्टिकली। तो अब देखो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्लॉक ए लीव कॉन्टेक्ट एट पॉइंट P, है ना, एंड मूव फुली अलोंग स्ट्रीम। ये तो गलत लग रहा है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि P पे ही लूज कर दे, ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा पढ़ते हैं। ब्लॉक ए डज नॉट लीव द कॉन्टेक्ट, हाँ सही बात है, टेबल इट रीच टू द एज Q ऑफ द टेबल, मतलब यहाँ नहीं लीव करेगा, यहाँ से ये ब्लॉक आएगा, आगे आएगा, है ना, क्योंकि T sin थीटा बढ़ रहा है, T cos थीटा घट रहा है, धीरे धीरे फोर्स घट के Q वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, Q वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, T cos थीटा 0 हो जाएगा, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है A डज नॉट मूव बट B बिकम डाउनवर्ड, है ना, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है, 31 का 3। 32 पे चलते हैं। 30 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 32 में क्या है, अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, पुश विथ फोर्स F, उसको F फोर्स से खींच मतलब ढकेल रहे हैं ना, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ब्लॉक, मैग्नीट्यूड F इंक्रीज एंड एक्सेलरेशन, F को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, जब फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। और उसका ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमें बताना है कि मास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स, ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है कि इस ग्राफ में हमें टेन थीटा ये दिख रहा है ना, कि ये वाला टेन थीटा होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा, यहाँ से टेन थीटा क्या लिख सकते हो, यहाँ से टेन थीटा क्या हो सकता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 10 बाई बेस कितना है 30 माइनस 10, ध्यान रखना है ना, तो ये कितना आ जाएगा 20। अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा कितना है, एक्सेलरेशन अपॉन फोर्स, तो हम 10 बाई 20 मतलब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बटा फोर्स, है ना। अब एक्सेलरेशन फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ma, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन A मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैंसिल, तो हमें यहाँ मास दिख रहा है, मास कितना आएगा 2 kg, तो मास तो हमारा आ गया कितना 2 kg, मतलब पहला ऑप्शन तो इसका क्या है, करेक्ट है। दूसरा हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, फ्रिक्शन बताना है। अब देखो फ्रिक्शन बताना है, तो हमें दिख रहा है कि देखो फोर्स बढ़ाया होगा, तो देखो 10 एक्सेलरेशन कब तक नहीं आया, 10 न्यूटन तक, मतलब 10 न्यूटन फोर्स लगा होगा जब तक ब्लॉक क्या होगा, रुका हुआ होगा, है ना, ठीक है। तो हम ऐसा बना सकते हैं ना कि फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन, है ना, F बराबर जब 10 न्यूटन लगा तो इसमें एक्सेलरेशन 0 था, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स भी कितने के बराबर लग रहा होगा, 10 न्यूटन के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि म्यू इंटू एन बराबर 10 न्यूटन, है ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कितना होगा mg के बराबर, तो यहां से निकल रहा है ना म्यू बराबर 10, mg कितना हो जाएगा, अभी मैंने मास निकाला 2 kg, तो 20, तो यहां से हमें म्यू दिख रहा है कितना 0.5, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब बताना है लिमिटिंग फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 10 न्यूटन, सही बात है। लिमिटिंग फोर्स मतलब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, जब तक वो ब्लॉक नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन। अब डी ऑप्शन है कि व्हेन फोर्स 8 न्यूटन, अगर 8 न्यूटन का फोर्स मतलब कि यहाँ का ही होगा, है ना, 10 से पहले, तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 10 न्यूटन, तो बोल रहा है कि जब ये 8 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तो 8 न्यूटन के फोर्स लगाओगे तो ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ जाएगा, है ना, तो ये बात क्या है, गलत, क्योंकि फ्रिक्शन देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो सकता है 10 न्यूटन, लेकिन जब तुम 8 न्यूटन लगाओगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स लगाओगे तो उतना ही फोर्स आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो जब तुम 10 न्यूटन इधर लगाओगे ना, सॉरी 8 न्यूटन लगाओगे ना, तो इधर भी कितना आएगा 8 न्यूटन, 10 न्यूटन नहीं आएगा, मतलब कि ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 32 का फर्स्ट, ए एंड बी सी आर करेक्ट। अब देखो 33 नंबर अच्छा क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 33 नंबर, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये क्या है 33 नंबर, अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1 1 माइक्रोफैराड कैन विथस्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज V बराबर 6 किलो वोल्ट। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जो कैपेसिटर C है उसकी मैक्सिमम वोल्टेज 6 वोल्ट ही ले सकते हो, मतलब अगर उसको 6 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एंड अनदर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है
वो मैक्सिमम कितना ले सकता है 4 वोल्ट। तो हम जब दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो सिस्टम वोल्टेज का कितना मैक्सिमम कितना वोल्टेज दोनों बियर कर सकता है। देखो जब तुम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ोगे, ठीक है, मैंने लोगों जोड़ भी दिया, ठीक है, इन दोनों को जब तुम सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, अच्छा सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज की वोल्टेज, तो कैपेसिटर के केस में क्या सेम रहेगा, चार्ज। तो हम देखो चार्ज तो दोनों पे सेम ही आएगा, तो देखो चार्ज अलग अलग निकाल लेते हैं। मैं इसको C1 मानने रहा हूं, इसको C2। तो देखो C1 का मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर क्या होता है C इंटू V, तो कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज मतलब 6 कूलम। C1 का मैक्सिमम, मिस्टेक हो जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, C1 का जो मैक्सिमम चार्ज होगा, C1 का मैक्सिमम चार्ज होगा कितना 6 माइक्रो कूलम। C2 का मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 4 किलो वोल्ट एंड 3 माइक्रोफेराड मतलब 12 माइक्रो कूलम। अच्छा सॉरी किलो वोल्ट है ना, तो ये मिली कूलम आएगा, सॉरी माइक्रो नहीं आएगा, मिली कूलम आएगा, ठीक है। तो 6 मिली कूलम और 12 मिली कूलम। तो देखो C1 कितना झेल सकता है 6 मिली कूलम, C2 कितना झेल सकता है 12, लेकिन जब वो सीरीज में लगे हैं, है ना, तो C1 को हमें 6 से ज्यादा नहीं होने देना है, मतलब कि सीरीज में मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो करना चाहिए 6 मिली कूलम, ठीक है। 6 मिली कूलम से अगर ज्यादा दे दोगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। तो अब हमें वोल्टेज निकालना है, तो देखो C1 का वोल्टेज अगर C1 पे चार्ज अगर 6 मिली कूलम है तो इसका वोल्टेज तो फिक्स हो जाएगा कितना 6 किलो वोल्ट। C2 पे चार्ज अगर 6 मिली कूलम आएगा, है ना, तो इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं, V2 बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C, Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C। तो 6 मिली कूलम अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है 3, मतलब कि 2 किलो वोल्ट, है ना। तो कंबाइंड वोल्टेज आएगा 33 का आंसर क्या आ जाएगा 8 वोल्ट, 6 वोल्ट इसका और 2 वोल्ट इसका, है ना, सीरीज में। तो ये कंबाइंड वोल्टेज कितना आएगा 8 वोल्ट, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। ये कौन सा क्वेश्चन था 33 नंबर था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 34 क्या है 34 है एक क्यूब दिया हुआ है जो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कितना होगा। अब देखो इस वाले क्यूब के लिए ना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला कोई मतलब कि बता दे, है ना, ठीक है। आपको सिंपल सा पता है कि अगर प्लेट लगा हुआ है तो दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है, प्लेट के बीच में स्टोर्ड एनर्जी होता है ना, तो वही स्टोर्ड एनर्जी निकाल लोगे, वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होगा। अच्छा कैपेसिटर के बीच में एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई बाई भी कितना होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटर के बीच में कितना होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भाई, है ना, ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी आया क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे तो कितना हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा ए इंटू क्यू। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको रिप्लेस कर दो, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू क्यू। तो एक एप्सिलॉन कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू क्यूब। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ना, सिग्मा स्क्वायर ए क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 34। अब 35 देखो 35 क्या है, टू थिन कंडक्टिंग सेल, ये क्या है कॉन्सेंट्रिक सेल है जिसका रेडियस एक का आर है एक का 3r है, दिख रहा है सो इन द फिगर। द आउटर सेल कैरीज, आउटर सेल पे कितना है कैरीज है चार्ज प्लस क्यू, मतलब बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है प्लस का क्यू लो, ठीक है। एंड द इनर सेल इज न्यूट्रल, इनर सेल न्यूट्रल है मतलब इस पे चार्ज कितना है 0। द इनर सेल कैन बी अर्थ विद द हेल्प ऑफ द स्विच एज देन, अब जब इनर सेल को अर्थ कर देंगे तो बताना है कि क्या होगा, है ना। विद द स्विच एस ओपन द पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल इक्वल टू द आउटर सेल। देखो अगर ये वाला स्विच पहले क्या है ऑफ ओपन है, मतलब कि ये स्विच अभी इसको अर्थिंग नहीं किया अंदर वाले को, तो बोल रहा है कि पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल इज इक्वल टू आउटर सेल, मतलब अंदर का सेल का पोटेंशियल और बाहर के सेल का पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा, है ना। अब देखो ए ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देखो ए ऑप्शन तो सब सारे में है ना, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट तो पहले ही सही हो गया।
दूसरा वाला चेक करते हैं, ये कैसे होता है मैं जब कराऊंगा तब करा दूंगा, या कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता दूंगा, अभी जल्दी कराना है। बी वाला क्या है, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, जब इस स्विच को क्लोज करेंगे, है ना, इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया तो पोटेंशियल ऑफ इनर सेल बिकम द जीरो। अब किसी भी सेल को या स्फीयर को जब तुम अर्थ कर दोगे तो सारा चार्ज उसका कहां चला जाएगा, अर्थिंग में, है ना, तो वो क्या हो जाए, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, अर्थिंग करने पे जीरो हो जाता है ना। मतलब कि बी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, स्विच को बंद करने पे चार्ज अटेन ऑन इनर सरफेस इज माइनस क्यू बाई थ्री। जब स्विच को हम लोग बंद करेंगे तो इनर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू बाई थ्री। अब देखो जब अंदर वाले को तुम अर्थ करोगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल लिख ले, है ना, तो हमें चार्ज मिल जाएगा। अब मान लेते हैं जब इसको तुम अर्थिंग करोगे तो इस पे चार्ज क्यू इंड्यूस हुआ होगा, है ना, तो वही चार्ज हमें निकालना है कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल जो तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, इस पे चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है हमें नहीं पता, के क्यू बाई, इस पे जो इंड्यूस चार्ज होगा उसके वजह से के क्यू बाई आर, प्लस बाहर वाले सरफेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा कितना, के कैपिटल क्यू अपॉन थ्री आर। इसको क्या कर देना है, जीरो। तो यहां से तुम देख रहे हो कि के क्यू बाई आर बराबर माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन थ्री आर। यहाँ से के और आर कैंसिल हो जाएंगे तो स्मॉल क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का क्यू बाई थ्री, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही। तो ए बी सी सही है। फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं, बाय क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, है ना, जब तुम स्विच को क्लोज करोगे तो कैपेसिटेंस सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, एक पे चार्ज क्या था, जीरो था, है ना, जीरो था ना, और दूसरे पे चार्ज था। तो कैपेसिटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उस पे दोनों पे मिनिमम चार्ज चाहिए था, है ना। तो जैसे जैसे तुम क्लोज करोगे तो उस पे चार्ज इंड्यूस होगा, तो दोनों मिलके कैपेसिटर बनाएगा जिसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। नंबर 37 नंबर एक लेदर वाला प्रॉब्लम है ना, जिसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन करने का तरीका होता है, रेजिस्टेंस में भी आप लोग को ऐसा ही करना है। अगर रेजिस्टेंस का लेदर आएगा तो इसमें क्या है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ठीक है, सी, फिर ये 2C और ये फिर C, है ना। तो क्या है इसमें कि इस वाले 2C कैपेसिटर के साथ, है ना, ये वाला जो पार्ट है वो क्या लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है ना, ठीक है। और फिर इस वाले ये वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट भी क्या लगा हुआ है, पैरेलल में, और फिर ऐसा ढेर सारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें एक वो बना रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट बना रहे हैं कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये C और ये 2C और ये C, है ना, ठीक है, और इसके बीच में AB। अब देखो यही वाला, इसके नेक्स्ट वाले ये वाला चीज इसके बाद कॉमन हो रहा है ना, तो इसको मैं इसके बाद वाले को, ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, X। हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन इसके बाद जो लगा हुआ लेदर है इसका मैं मान रहा हूँ कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, X। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X होगा, है ना, और इस वाले, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, है ना, और ये जो पार्ट लगा हुआ है इसके आगे X के साथ, ये वाला जो लगा हुआ है, ठीक है, XC 2C और ये फिर C, है ना, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखो इसका इक्विवेलेंट अगर लिखोगे, पहले वाले का इक्विवेलेंट लिखोगे, अच्छा ठीक है, ये आगे पार्ट लगा हुआ है और एक X पीछे लगा हुआ है, तो मैं मान रहा हूं कि इनफाइनाइट ऐसे लगे हुए हैं। तो जब इनफाइनाइट एक को छोड़ करके, इसको छोड़ के, आगे वाले पार्ट को छोड़ के, बाकी के जितने भी कैपेसिटर लगे हुए थे उसका इक्विवेलेंट मैंने कितना माना है, X। तो अगर इनफाइनाइट का X है तो इसके सामने इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना, C 2C और C को। ठीक है, तो ओवरऑल सबका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर मैं सबको कंबाइन करके लिखूं तो X के बराबर लिख सकता हूं। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, है ना, अभी मैं लिख ले रहा हूं, है ना, पूरा एक अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरा ऐसा कुछ बनेगा, है ना, कि देखो C, ये वाला C, फिर से मैं चेंज कर ले रहा हूं, है ना, ये वाला C और ये वाला C तो किस में लगा हुआ है, सीरीज वाले पार्ट में। तो इसका इक्विवेलेंट C और C सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, C/2, है ना। तो इसका हो गया C/2 और इसके साथ 2C और X, 2C और ये वाला 2C
और x कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में आपस में हो दोस्त। अगर सीरीज में लगा हो कैपेसिटेंस तो उसको मैं लिखता हूँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर लिख देता हूं मैं एक बार। देखो अगर दो कैपेसिटर ये C1 और ये C2, ठीक है, ये C1 C2 है ना, तो अगर मैं इसका C इक्विवेलेंट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, C1 C2 और C1 प्लस C2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 बाई C2, ठीक है। तो इतना आना चाहिए। इसके बाद देखो मैंने क्या किया है, इस वाले C को और इस वाले C को पहले सीरीज में जोड़ा है, तो C C का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, C/2। फिर मैंने क्या किया है 2C और X को क्या किया है, पैरेलल में जोड़ा है, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 2C प्लस X आएगा, है ना, सॉरी ये कितना आएगा, 2C प्लस X आएगा। अब कैसा हुआ मेरा ओवरऑल, कैसा हो गया देखो, ओवरऑल कैसा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या हो गया, C था और ये मैंने जोड़ दिया पैरेलल में आपस में, तो ये हो जाएगा 2C प्लस X और ये फिर वापस से C। अब मैं जब इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, CA के बीच, तो मैं C इक्विवेलेंट जो है कंप्लीट इक्विवेलेंट मैं उसको X मान रहा हूं, है ना, C इक्विवेलेंट CAB को मैं X मान रहा हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं CAB को मैं X मान रहा हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था कि इस वाले पार्ट का, इनफाइनाइट पार्ट का मैंने कितना मान लिया है X, यहां से यहां तक के इनफाइनाइट वाले पार्ट का मैंने कितना माना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X। तो उसमें अगर मैं छोटा सा पार्ट जोड़ूंगा तो उसका भी इनफाइनाइट के सामने वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो पूरे का कितना होगा X। तो CAB का मान मैं मान रहा हूं अभी कितना आया है मेरा X, मैं मान रहा हूं बस, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, X बराबर, अब देखो इस वाले को मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इस वाले को अगर तुम टोटल लिखोगे तो तीनों सीरीज में है ना, तो इसको तुम लिखोगे 1 बाई C इक्विवेलेंट करके, तो इतना ही आएगा, है ना। तो ये देखो C और C कितना हो जाएगा, C/2 सीरीज में, तो C/2 और सीरीज में लिखने का तरीका अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो C/2 और 2C प्लस X को लिख रहा हूँ, C/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2C प्लस X अपॉन C/2 प्लस 2C प्लस X, ठीक है ना। और मैंने इसको इनफाइनाइट के बराबर कर दिया, X के बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब बस सॉल्व करना है इसको, देखो क्या होगा, इस वाले पार्ट को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, CX/2 और प्लस 2CX और प्लस X², है ना, बराबर कितना होगा, देखो C/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, C/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा C² और ये हो जाएगा प्लस CX/2। तो ये जो CX/2 और CX/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा X² प्लस 2CX और माइनस का C² बराबर 0। हमें निकालना क्या है, मैंने C इक्विवेलेंट को क्या माना है, C इक्विवेलेंट बराबर मैंने X माना है, तो हमें X की वैल्यू फाइंड करना है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं X बराबर लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करते हैं, -B प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2A, ठीक है। तो यहां से X आ जाएगा हमारा -B कितना है, 2C के बराबर, है ना, तो माइनस का 2C प्लस माइनस रूट अंडर B² कितना हो जाएगा, 2C का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4C² माइनस 4, A के जगह कितना आएगा, इसका कोफिशिएंट लेना है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना है X² का 1 इंटू C का हमारा कितना है माइनस का C², तो ये माइनस का C² डिवाइडेड बाई 2 इंटू A और A कितना है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, √2 - 1 इंटू C, है ना। हेलो, तो देखिए ये कितना हो गया, इसको मैंने माना है C और C, तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं, ये और ये प्लेट कैसे जुड़े हैं, दो सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा C/2 और इसके साथ एक पैरेलल में लगा हुआ है क्या C, ठीक है। तो C/2 और C क्या है, दोनों को जोड़ोगे दोनों पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 3C/2, तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3/2C और C की वैल्यू कितनी है ε0 A/d, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4। तो ये तो कौन सा 38, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद है 39 पे, इन अ गिवन RC सर्किट द करंट I एट टाइम t = 0। अब देखो RC सर्किट है, ठीक है, तो देखो कैपेसिटर या RC सर्किट में कैपेसिटर क्या करता है, टाइम t = 0 पे कैपेसिटर क्या होगा, अनचार्ज, है ना, अनचार्ज होगा।
तो सारा करंट जो है कैपेसिटर एज बिहेव करेगा सिंपल वायर की तरह, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे सिंपल वायर से, है ना, आरसी सर्किट में। टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, ओपन सर्किट से, है ना। इस बेसिस पे चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे हमें क्या बताना है, करंट बताना है ना, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि ये वाला है सिंपल वायर की तरह काम करेगा, है ना, ये वाला भी क्या करेगा, सिंपल वायर की तरफ काम करेगा। तो जब ये वाला कैपेसिटर सिंपल वायर की तरफ काम करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो इसको काट के हटा दो। तो अब हम I लिख सकते हैं, I क्या होगा, V/R। अब देखो क्या है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो R और R क्या हो जाएगा, R/2, और R/2 और ये R सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा तो 3R/2। तो करंट हमारा हो जाएगा E/3R/2, मतलब 2E/3R, मतलब कि 39 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, है ना। इसका बाकी का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो है K1 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है। तो हमें चूज करना है ग्राफ किसके बीच है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच ग्राफ बताने से पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक हो, अगर ये कैपेसिटर है ना, ठीक है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर बनाएंगे, मैं दोनों साथ साथ बता दे रहा हूँ, है ना। अगर E.D का है, E वर्सेस D का, तो ये कैसा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है ना, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई के, है ना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के टाइम कम हो जाएगा, है ना। तो देखो इतने मान लेते हैं हम, इसका डिस्टेंस अगर x1 है, ठीक है, तो ये जो x1 डिस्टेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और ये जो x2 डिस्टेंस है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। कितने से घटेगा इतना ये हम नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन अगर ग्राफ देख करके, है ना, अगर डिसाइड करना हो तो वो चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर से इसको बना रहा हूँ, ये कौन सा डिस्टेंस है, x1 और x2, ये यहाँ पे घटा होगा, और फिर इसके और इसके बीच में फिर कांस्टेंट हुआ होगा, और ये फिर घटा है। अब देखो कहाँ पे कम घटेगा कहाँ पे ज़्यादा घटेगा, है ना। एकदम प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहले x1 तक, है ना, x1 से पहले तक का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, फिर घटेगा, है ना, फिर कांस्टेंट रहेगा जितना पहले था इनिशियल, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो K1 और K2 में ज़्यादा कौन है, K1 ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E डैश क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई के। तो के क्या है, नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगा। तो अगर के ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, है ना। तो अगर ये x1 है ना, तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नीचे आया है तो x2 का क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। बस कंपैरिजन ग्राफ मैंने बताया है, और फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये d डिस्टेंस पे आएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है। और अगर हमें क्या बनाना हो, अगर पोटेंशियल का बनाना हो, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे, देखो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, अब हमें ग्राफ क्या देखना है, dB बाई V और D का, है ना। तो V और D क्या होगा, dB बाई x dx, x को मैं d लिख रहा हूँ, है ना। तो dB बाई dx क्या होता है, ये होता है dB बाई dx क्या होता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है ना, E बराबर माइनस dB बाई dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बनाऊंगा ग्राफ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, है ना, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से कुछ dB बाई d आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मैं करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 बाई के। ये जैसे जैसे d बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल घटता जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है।
तो यहाँ पे डिक्रीज होकर के यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कितने से घटेगा हमें ये देखना है। तो देखो जहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक्स नहीं दिया हुआ है इस वाले रीजन में, है ना, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम। और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1, है ना। तो यहाँ से इस वाले रीजन में x1 से पहले वाले रीजन में मैंने इसको x1 माना है और इसको x2, ठीक है। तो x1 से पहले वाले रीजन में क्या है, वैक्यूम, है ना। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल घटा होगा कुछ इस तरीके से घटा होगा। पहले मैं बना देता हूँ, है ना, एक स्लोप बना देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल घटा है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कि कहाँ पे पोटेंशियल कितना घटा है। ये कौन सा क्वेश्चन, ये क्या है, V और D का ग्राफ मैं बता रहा हूँ ना, V और D का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि x1 से पहले कुछ घटा होगा, हमें नहीं पता कितना घटा है। x1 में कितना घटेगा और x2 में कितना घटेगा, हमें बस यही कंपैरिजन करना है। तो मैं ये x1 मान रहा हूँ और ये x2 मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके पहले x1 के पहले और x1 के बाद का स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, k, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है। मतलब अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो क्या होगा कि स्लोप उसका कम होगा, ठीक है। ध्यान करना, अगर k का वैल्यू ज्यादा होगा तो dv/d की वैल्यू क्या होगी, उसका स्लोप जो होगा वो कम होगा, है ना, सिंपल सा मैथ है। तो देखो k1 और k2 में कौन ज्यादा है, k1 ज्यादा है ना। तो k1 का स्लोप क्या होगा, k2 से कम होगा। ये बात समझ में आया। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से हम लोग क्या बता सकते हैं कि अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो स्लोप है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि x1 और x2 वाले रीजन में, है ना, k1 और k2 वाले रीजन में कौन ज्यादा है, k1 ज्यादा है। तो स्लोप जो है किसका ज्यादा आएगा, स्लोप किसका ज्यादा आएगा, k2 वाले, मतलब x2 वाले रीजन में स्लोप ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा, x1 वाले रीजन से, है ना। तो देखो अगर तुम 1 और 2 वाले ग्राफ को देखोगे, देखो 3 और 4 तो किसका दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अगर 1 और 2 वाले ग्राफ को देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि 2 वाले ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये जो स्लोप है, ठीक है, और ये जो स्लोप है ना। तो मैं इसको x1 रख रहा हूँ, इसको x2। तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, कौन ज्यादा है, तो हमें इसमें x1 ज्यादा दिख रहा है, किससे, x2 से, है ना। और तुम फर्स्ट वाले में देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा कि इसमें क्या दिखेगा कि x2 ज्यादा है x1 से, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्या होगा, ये जो स्लोप होगा x1 जो स्लोप होगा ये थोड़ा सा कम घटेगा किसके मुकाबले में, x2 के मुकाबले में, ये ज्यादा घटेगा, है ना। और ये घट के क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो x1 के पहले का जो स्लोप है वो क्या होगा, x1 के पहले का, और जो x1 और x2 के बीच का जो स्लोप है उससे ज्यादा स्लोप किसका होगा, वैक्यूम वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, के रिप्रेजेंट द वैक्यूम, मतलब k का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना, तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, एक वाले रीजन का। इसलिए x1 और x2 को छोड़ के बाकी रीजन में क्या होगा, x1 x2 से ज्यादा स्लोप आएगा, ठीक है। दिख भी रहा है इसका स्लोप, है ना, x1 से पहले का स्लोप और x1 x2 के बाद का स्लोप क्या है, x1 x2 से ज्यादा है, ठीक है। डिटेल में करा दूंगा जब मैं इस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पहले आया भी हुआ है तो ये दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से करो, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर से आप कमेंट करना, मैं इसको एक सिंगल टॉपिक लेके समझा दूंगा। 41 देखिए, 41 क्या है, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज पोटेंशियल 300 वोल्ट से, 3 माइक्रोफैराड को चार्ज किया है कितने से, 300 से। तो इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, 900 माइक्रोकूलम, है ना। 2 वाले कैपेसिटर को चार्ज किया है 200 से, कर दो चार्ज, तो इस पे टोटल कितना आएगा, 400 माइक्रोकूलम, है ना। अब बोल रहा है द कैपेसिटर कनेक्टेड पैरेलल विद द प्लेट एंड अपोजिट पोलैरिटी टुगेदर। अब इससे इसके जो पहला क्वेश्चन था इस सीरीज का, इससे पहले वाले लेक्चर में उसने मैंने बताया है कि अगर अपोजिट प्लेट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो V कॉमन का फॉर्मूला क्या होगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब प्लेट की पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी, तब उसको कनेक्ट करेंगे। तो अब जब तुम कॉमन पोटेंशियल लिखोगे तो कितना होगा, माइनस करोगे कितना होगा, 500 अपॉन 5, यही होगा ना, बराबर 100 वोल्ट।
500 बाई 500 बोल, तो बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द प्लेट्स ऑफ कनेक्टेड, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो पहले एक पे, किसी एक पे देख लो है ना, पहले कितना था इस पर, पहले इस पे कितना था 900, अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया है 100, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफेराड, दोनों का ही 100 होगा है ना 3 माइक्रोफेराड, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 900 माइक्रो कूलम है ना। तो जब सॉरी 900 नहीं 300 माइक्रो कूलम है ना, तो मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा 600 माइक्रो कूलम। कहाँ से कहाँ, तो पहले 900 था अब 300 बचा है, मतलब 600 ट्रांसफर हुआ होगा दूसरे वाले के पास, तभी तो पोटेंशियल सेम हुआ। चार्ज बिना ट्रांसफर के तो पोटेंशियल कैसे सेम होगा है ना। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा 2, 40 का था क्या फर्स्ट, यहाँ तक हो गया। 42 पे चलते हैं, ठीक है। 42 क्या है, 42 क्या है, ए मैन थिंक्स अबाउट द 4 अरेंजमेंट सो इन, ऐसे 4 अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 2 स्मॉल ब्रिक मास के हैंग किए हुए हैं हैविंग द मास बीच अरेंजमेंट वुड टेक मिनिमम टाइम। अब ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता टाइम निकालने का है ना, इस जैसे कंडीशन दिया हुआ है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है फिजिक्स में जिससे हम ब्लॉक में टेंशन देके टाइम पता कर सके, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्टली करेंगे, ठीक है। कैसे करोगे, तो देखो फोर्स से है ना, जिसमें ज्यादा फोर्स लगेगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें कम फोर्स लगेगा कम फोर्स में अगर काम हो जाएगा तो उसमें टाइम भी कम लगेगा। देखो अगर ये F है ना, अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे M है ना, ठीक है, तो 2M है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा 2mg है ना, तो यहाँ पे 2mg होगा, तो इस वाले रस्सी में कितना होगा m इंटू जी, और इस धर वाले भी रस्सी में कितना होगा m इंटू जी, तो फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट m इंटू जी, ठीक है। तो पहले वाले केस में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा m इंटू जी खींचने के लिए। दूसरे वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे नीचे 2mg लटका हुआ है, तो फोर्स भी कितना लगाना अच्छा फिर ये 2mg कहाँ जाएगा इस वाले रस्सी में है ना, और फिर ये वाली रस्सी कनेक्टेड है इस वाली रस्सी से, तो इसमें भी 2mg, तो फोर्स लगाना पड़ेगा 4m इंटू जी। तीसरे वाले केस में क्या है, तीसरे वाले केस में तो डायरेक्ट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा F बराबर 2mg। चौथे वाले केस में क्या है mg इधर लगेगा है ना, और mg दूसरे वाले रस्सी में, क्योंकि मास बराबर है ना एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इस वाले रस्सी में कितना फोर्स लगेगा 2mg, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 2mg है ना। तो देख रहे हो पहले वाले केस में सबसे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो कम फोर्स लगाओगे तो जल्दी खींच लोगे उसको है ना, इसलिए 42 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। 43 देखो, 43 देखो है ना, 43 में क्या है 43 देखो, 43 में क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक इफ अ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हैव सेम वैल्यू। तो जो स्टैटिक और काइनेटिक म्यू की जो वैल्यू है स्टैटिक और काइनेटिक के लिए दोनों सेम है, तो हमें बताना है कि क्या बताना है भाई, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो 2 ब्लॉक सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा, बाकी अगर डिटेल कहीं आएगा तो मैं बता दूंगा लेक्चर्स में है ना। देखो पहले क्या करो कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, तो चलो एक कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है, इसको मैंने सिस्टम मान लिया दोनों ब्लॉक्स को है ना, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन अपॉन टोटल मास, तो कितना टोटल मास है 5m, तो हो जाएगा मेरा कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। कितना आया 4 मीटर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 2 5 हाँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उस ब्लॉक पे हमें देखना है, एफबीटी बनाओ उस ब्लॉक का जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं 2 वाले केजी का अगर एफबीटी बनाऊं, तो देखो अगर मैं नीचे वाले को F4 से इधर खींचूंगा तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, सबसे नीचे वाले सरफेस तो स्मूथली, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा ना, ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा है ना, ठीक है। और 2 kg वाले सरफेस पे फ्रिक्शन इसको आगे लगेगा है ना, कोई तो इसको आगे ले जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा है ना 2 kg। अब देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो म्यू इंटू mg, म्यू कितना है 0.6, mg कितना है 20 न्यूटन, तो ये कितना हो गया 12 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा 2 kg वाले ब्लॉक का है ना, पहले ये चेक करेंगे कि जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा। करने का तरीका होता है, ठीक है, आप जैसे करते हो उसको ऐसे कर लेना, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 kg ब्लॉक का, तो ए एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना आएगा मैक्सिमम, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स, इसका मास कितना है 2 kg,
तो मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 2 kg का ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चल सकता है ना। अच्छा ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा खींच दोगे तो, अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन अगर हमारा 6 से ज़्यादा आ जाता, अगर ये जो 4 आया है, अगर ये 6 से ज़्यादा होकर के मतलब 7 आ जाता, 8 आ जाता, तो देखो ये नीचे वाला तो कितने से चलने लगता, कॉमन एक्सेलरेशन से, 6 से 7 से 8 से। ऊपर वाला तब भी कितने से चलता, मतलब 6 से ही, है ना। 6 से ज़्यादा उस चलने की उसकी नहीं है ना, वो 6 से ज़्यादा से नहीं चल सकता, मतलब कि ऊपर वाला वहीं रुक जाता, नीचे वाला खिसक जाता। लेकिन हमें यही चेक करना है ना कि कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो, ठीक है, उस जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, अगर उसका एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन से ज़्यादा है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर वो कॉमन एक्सेलरेशन से कम है ना, तो दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 6 की जो वैल्यू है वो कॉमन एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 4 है, मतलब कि ये जो दोनों ब्लॉक है मतलब साथ साथ चलेंगे, है ना, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फिर इसको तुम काट दो, फिर इसके लिए नया FBT बनाओ, मतलब कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना लगेगा, F बराबर ma 2 × 4 पीछे के, सॉरी आगे के साइड, है ना, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा कितना, 8 न्यूटन, यही इसको चलाएगा कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर फ्रिक्शन पूछता तो मैंने वो भी बता दिया है ना, ठीक है। ठीक है, 44 देखो क्या है, 44 में क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर है उसमें, ठीक है, 9 माइक्रोफैराड। मतलब अगर पहले क्या होगा, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d माने, है ना, तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A/d, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 9। उसमें क्या किया है फिर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स नाउ फिल विद द 2 डाइलेक्ट्रिक्स, इसके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक्स डाला है। वन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, थिकनेस d/3 है, अदर का 2d/3 है, K2 की वैल्यू 6 है। तो हम बताना है कि नया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें क्या था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, है ना, बाद में मैंने डाइलेक्ट्रिक 2 इंसर्ट किया है, K1 और K2। K1 की वैल्यू है 3, K2 की वैल्यू है 6, इसका डिस्टेंस है d/3, इसका डिस्टेंस है कितना, 2d/3। इसको कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट कैपेसिटेंस लिखने का इसमें फार्मूला होता है, C बराबर लिखना एप्सिलॉन नॉट A सबके लिए, D जो बीच का स्पेस, देखो ये दोनों जो स्पेस जो डाइलेक्ट्रिक डाले हो, है ना, उसको माइनस कर, बाकी जो स्पेस बच गया उसमें क्या होगा, हवा होगा, वैक्यूम होगा, है ना। तो उसको पहले हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो d/3 और 2d/3 कितना हो जाएगा, 3d/3, और 3d/3 कितना होगा, d, है ना। तो इसको मैंने माइनस कर लिया, तो बचे हुए का ये कैपेसिटेंस आ गया, और फिर प्लस करके जो डाइलेक्ट्रिक है उसका लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d/3 इंटू डाइलेक्ट्रिक्स, नीचे के लिखेंगे, है ना, तो 3, है ना, प्लस 2d/3, है ना, इंटू 6, ठीक है। ये कैसे आता है ये डिटेल में बताना पड़ेगा, कम से कम इसमें 10 मिनट लगेगा, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना। लिखने का तरीका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/d, डाइलेक्ट्रिक के स्पेस को माइनस करो, है ना, बचा हुआ जो स्पेस है उसको, फिर डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस लिख के ऐड करो। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा कितना, 40.5, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा 45 पॉइंट, तुम इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, 44, अच्छा क्वेश्चन था। 45 में क्या है, 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड सो इन द फिगर, तो हमें चार्ज बताना है C1 पे। 3 कैपेसिटर है, कहाँ दिखे, कहाँ है ना, ये देखो 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, तो हमें चार्ज बताना है किस पे, C1 पे कितना चार्ज आएगा। अब इसमें कैसा करोगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने अभी करा, इसके पहले करवाया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वाले पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल VA है। क्यों, क्योंकि हम ए वाले पॉइंट पे ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ से चार्ज Q1 जा रहा होगा, इधर चार्ज Q2 जा रहा होगा, और इधर चार्ज Q3 जा रहा होगा, और जंक्शन पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, Q1 + Q2 + Q3 बराबर 0, है ना, क्योंकि जितना चार्ज आ रहा होगा उतना जा रहा होगा जंक्शन पे। तो हम Q1 क्या लिख सकते हैं भाई, पोटेंशियल देखो यहाँ का VA मैंने माना है, VA माइनस, यहाँ से सीधा आओगे तो माइनस का 6 इंटू मल्टीप्लाई करोगे कितने से, कैपेसिटर से, 2 + Q2 कितना हो जाएगा, VA - 0, और मल्टीप्लाई करोगे कितने, 4 से, और Q3 कितना हो जाएगा, VA - 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 2 से, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2VA
-12 प्लस 4VA प्लस 2VA -12 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 और 12 24 उधर चला जाएगा और इधर कितना बचेगा, 4 और 4 8, तो 8VA बराबर 24। तो VA बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हमारा तो ये पोटेंशियल आ गया, ए वाले पॉइंट का कितना है 3। हमें क्या चाहिए था, चार्ज। तो हमें क्या निकालना था, कैपेसिटर C1। तो C1 में कौन सा चार्ज जा रहा है, Q1। तो हम चलो Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 कितना आएगा हमारा, Q1 के लिए मैंने लिखा था VA -6 × 2, है ना। तो VA हमारा आ गया 3 - 6 × 2 करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, -6। अब बोलोगे -6 चार्ज नेगेटिव कैसे आ गया, चार्ज नेगेटिव नहीं आया। ये जो मैंने Q1 का डायरेक्शन माना है, ये Q1 का डायरेक्शन हम मान कैसे भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एक साइड से चार्ज आया होगा तभी तो दो साइड में जाएगा, तभी तो यहाँ पे चार्ज 0 होगा। मतलब Q1 इधर से आया होगा और Q2 और Q3 में बटा होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन था फिजिक्स का, है ना। आप लोग अगर कोई और क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको लगे कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है या ए वाले कॉन्सेप्ट हमारे टीचर्स ने नहीं बताया है, ठीक है, तो आप मुझे वो बता देना। मैं उस टॉपिक का या तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा या तो फिर क्या करूंगा, उस जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको 100% है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।